Hello everyone, very good morning to all of you. क्लास 10th द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ये चैप्टर हम देख रहे थे। इसके जो 4 अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये इस वीडियो का प्रोबेबली लास्ट और फाइनल पार्ट होने वाला है ना। इसमें हमने देखा कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी बनी, सिल्क रूट के बारे में हमने देखा है ना, और अलग अलग चीज़ों का हमने देखा कि कैसे दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह गई, उन पर डिपेंडेंसी कैसे हुई, कैसे ब्रिटेन ने अपना कॉलोनाइजेशन किया और फिर कैसे अमेरिका जाके एक इकोनॉमिकल पावर के रूप में डेवलप हुआ। अब उसके बाद हमने वर्ल्ड वॉर 1 में क्या क्या कंडीशंस हुई है ना, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब देखिए ज़रा, जो वर्ल्ड वॉर 2 था वहाँ से अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर ईरा, है ना। देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट अ मेयर 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट। दो लगभग 20 ईयर्स के बाद ये जो वॉर था वो शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वर्ल्ड वॉर 2 कौन से ईयर में शुरू हुआ और कौन से ईयर में खत्म हुआ, है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉर था वो काफ़ी लंबा चला, अबाउट 6 ईयर्स ये चला। तो आपको मुझे डेट कमेंट में करनी है। अब देखिए जरा, जैसे कि पहले वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स बन गए थे पूरी दुनिया के, है ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यहाँ पे आपको 2 अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। अब उसमें पहला ग्रुप कौन सा है? पहला ग्रुप है जिसको बोला गया एक्सिस पावर्स, हिंदी में बोलते हैं धुरी शक्तियाँ, है ना। उसमें कौन कौन थे? मेनली नाजी, जर्मनी, जापान और इटली। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जर्मनी जो है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई थी। उसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस वजह से जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उसी का ये नतीजा था कि दोबारा से जर्मनी को वॉर में आना पड़ा। अगर जर्मनी पे उतने आर्थिक कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए होते तो शायद इसकी पॉसिबिलिटी ना बनती सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो हिटलर आया, हिटलर ने लोगों को एक बार फिर से जगाया और फिर वर्ल्ड वॉर 2 सामने आया। तो पहले में एक्सेस पावर्स हैं, नाजी, जर्मनी, जापान, इटली, और दूसरी जो पावर्स हैं उनको बोला उन्होंने अलाइज पावर। उसमें कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए। ये 2 ग्रुप यहाँ पे हो गए हैं, अलाइज पावर और एक्सेस पावर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 2 ग्रुप्स वहाँ पे हैं और ऐसे ही 2 ग्रुप वहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर 1 में भी थे। ये जो वॉर था पूरे 6 साल तक लड़ा गया, है ना, अलग अलग जगहों पे लड़ा गया। ठीक है, और तीनों जगह पे देखिए वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत अलग था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में उतनी ज़्यादा मशीनरी थी नहीं। मशीनरी का यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में भी पहली बार, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 आते आते जो लेवल ऑफ मशीनरी है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इस वॉर में एरोप्लेन्स का, फाइटर एयरक्राफ्ट्स का, है ना, उसके बाद फाइटर शिप्स का, नेवल शिप्स का, है ना, और टैंक और मशीन गन, दुनिया भर के जितनी भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है सभी का यूज़ होगा। तो आप खुद सोचिए, जब इन इक्विपमेंट्स का यूज़ होगा तो उसका असर क्या होगा? पूरी दुनिया में मौत का तांडव मच गया, है ना, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। इसके अलावा अराउंड 60 मिलियन पीपल, कितना हो? 60 मिलियन पीपल, तो 6 करोड़ के अराउंड लोग मारे गए, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 3% था। आप सोचिए, एक वॉर होता है जिसमें 60 मिलियन पीपल मारे जाते हैं, पूरी दुनिया की लगभग 3% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन गॉन जस्ट कॉज ऑफ अ वॉर। तो ये जो डेटा है, इससे आप सोच सकते हैं कि कितना डेंजर या कितना ज़्यादा भयावह स्थिति वहाँ पे रही होगी। अब देखिए ज़रा, सारे ही लोग वॉर में नहीं मारे गए थे, इनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से, कुछ देखिए वॉर की वजह से स्टारवेशन का भी प्रॉब्लम होता है, भूखमरी होती है, काल पड़ते हैं, है ना, फिर अलग अलग बहुत सारी डिसीजेज भी फैलती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ओवरऑल हर तरीके से देखा जाए तो इतने लोग दुनिया में मारे गए थे और मिलियंस मोर वर इंजर्ड, और बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड भी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अनलाइक एन अर्लियर वॉर मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड, है ना। पहले जो युद्ध हुए उनमें बैटलफील्ड में ज़्यादा मौतें होती थी, लेकिन इस बार बैटलफील्ड से बाहर बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई।
बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, है ना। वास्ट पार्ट ऑफ द यूरोप एंड एशिया वर डिवास्टेटेड एंड सेवरल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय एरियल बम्बार्डिंग। एरियल बम्बार्डिंग का मतलब होता है जो एरोप्लेन से जो बम फेंके जाते हैं उसको बोलते हैं एरियल बम्बार्डिंग, है ना। तो बहुत सारे जो पूरी की पूरी शहर बर्बाद हो गए थे, किस वजह से? क्योंकि कोई दूसरे देश के एरोप्लेन्स आते हैं, फाइटर जेट्स आते हैं और ऊपर से बम बोर्डिंग कर देते हैं, है ना। अब जब बम गिरेगा तो पूरा का पूरा शहर, बम उस टाइम पे इतने डेवलप हो चुके थे कि पूरे शहर को एक ही बम तबाह कर सकता था। तो ये हुआ। फिर अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या मेन रिजल्ट्स निकले। तो पहला देखिए यहाँ पे, द क्रूशियल इन्फ्लुएंस शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट वाज द यूएस इमरजेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पूरे इंडिया वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, उसमें यूएसए जो था वो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर बन के उभरा था, और तब से अब तक उसने अपना ये ओहदा बरकरार रखा है। ये तो हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड का। अगर आप देखें तो ईस्टर्न वर्ल्ड में सेकंड वाज द डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन, इट हैज मेड ह्यूज सेक्रीफाइस टू डिफीट नाजी जर्मनी एंड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री इनटू अ वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग द वेरी ईयर्स वाज द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन। तो सेकेंड जो पॉलिटिकल पावर या इकोनॉमिकल पावर उभरी वो थी सोवियत यूनियन, है ना। सोवियत यूनियन देखो आज का जो रसिया है उसके साथ और बहुत सारे कंट्री थे, उनको मिला के एक बहुत बड़ा कंट्री था जिसको बोलते थे सोवियत यूनियन। अब हालांकि वो टूट चुका है, अब रसिया से बहुत सारे कंट्री अलग हो चुके हैं। तो ईस्ट में वो एक सोवियत यूनियन नाम का पावर खड़ा हुआ था, है ना। और पहले उसकी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, बाद में उसने भी अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया और वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों में ही एक एक बड़ी बड़ी ताकतें उभर के सामने आई थी। अब देखिए आगे हम पढ़ने वाले पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। देखिए जब कोई भी वॉर खत्म होता है तो वॉर के बाद दोनों जो ग्रुप होते हैं उनके बीच एक सेटलमेंट साइन होता है, एक ट्रीटी साइन होती है ना, जिसमें क्षतिपूर्ति के लिए पैसा मांगा जाता है या हारने वाले पक्ष के ऊपर जीतने वाला पक्ष कुछ प्रतिबंध लगाता है या उससे अपनी कुछ शर्तें मनवाता है। तो बहुत सारे अच्छा, और दूसरा यह है कि एक वॉर के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, उसको भी आपको सही रास्ते पे लेके आना है, उसके लिए बहुत सारे समझौते हुए और बहुत सारी अलग अलग ट्रीटी साइन हुई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड दो चीज़ें हमने देख ली कि यूएसए और सोवियत यूनियन ये दोनों ही बड़े पावर्स के रूप में उभर के आए हैं। अब वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई, है ना। और ये मीटिंग किस लिए हुई कि जो सुधार होने, युद्ध के बाद के संभावित सुधार जो होने थे उन पर चर्चा करने के लिए मीटिंग हुई। अब इस पूरी मीटिंग में उन्होंने ना दो अलग अलग बात, दो मेन पॉइंट थे जिन पर उन्होंने ध्यान दिया। वो क्या थे कि जो इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, जिन कंट्री की इकोनॉमी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, उसमें जो इकोनॉमिकल बैलेंस है उसको उनको बरकरार रखना है और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को 100% एम्प्लॉयमेंट देना है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। दूसरा जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स पूंजी या पैसा, गुड्स है, कैपिटल, गुड्स और लेबर, इन तीनों का पूरी दुनिया में आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अगर कैपिटल भी यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो वो भी इजीली हो जाए, लेबरर्स को ट्रांसफ़र करना है एक दूसरी जगह या लेबर खुद जाना चाहते हैं वो भी आसानी से हो, और साथ ही साथ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली पूरी दुनिया में हो सके। इन चीज़ों पे उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया और इनके लिए संभावित कानून बनाए गए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। इन 1944 यूएसए का एक स्टेट है, न्यू हैम्पशायर नाम की जगह है, वहाँ पे ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह
यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, किसकी? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो उसी में था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, तो उसका एक कॉन्फ्रेंस होता है। अब इस कॉन्फ्रेंस में एक आईएमएफ नाम के दूसरे संस्थान की स्थापना होती है। आईएमएफ आपने बहुत बार सुना हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की स्थापना हो जाती है। अब इस संस्थान को क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि जिससे कि दूसरे देशों के बीच जो व्यापार होना है ना, या अगर किसी देश को पैसे की कमी है ना, उसको अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, या कोई कंट्री ऐसी कंडीशन में फंस गया है कि उसके पास पैसे नहीं है ना, तो इन सब चीज़ों की देखभाल के लिए, गरीब देशों की मदद करने के लिए और इंडस्ट्रियल पावर्स को बढ़ावा देने के लिए एक आईएमएफ की स्थापना की जाती है। अब क्या होता है, युद्ध के बाद ना आपको पुनर्निर्माण करना है, रीबिल्डिंग करनी है इकोनॉमी को, तो उसके लिए फंडिंग कौन करेगा? तो इसके लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग संस्थाएं बन रही हैं। एक बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ठीक है। अब आईएमएफ को भी फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो उसके लिए क्या बना? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से जो चीज़ें बर्बाद हो गई हैं उनको रिफंड करना है ना, पैसे तो चाहिए दोबारा से बनाने के लिए, तो उसके लिए इस बैंक की स्थापना हुई। अब इसी को आज हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, समझ गया? तो आप सीजिए वर्ल्ड बैंक का जो हिस्ट्री है वो कितना पुराना है और कब और क्यों इसको बनाया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को पैसों की ज़रूरत थी और कोई एक फाइनेंसर चाहिए था जिसके रूप में वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम बताइए, तो पहला है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। आज के टाइम पे भी आप देखोगे ना, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही पैसा लोन पे देने का काम करते हैं, और गरीब देशों को भी देते हैं, अमीर देशों को भी देते हैं, है ना। जितने भी कंट्री यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के भी मेंबर होते हैं। जो अमीर देश हैं वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को पैसा देते हैं, और गरीब देश जो हैं वो उससे पैसा लेते हैं, और उनकी जो ब्याज दरें हैं वो बहुत कम होती हैं। अब इन दोनों ने अपने आप में बांट लिया है कि भैया इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए लोन आईएमएफ देगा और इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक देगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर दिए। तो यही रीज़न है कि युद्ध के बाद, जो वॉर के बाद का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद दो डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और उन्होंने फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को पटरी पे लाने का काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने 1947 में अपना काम करना शुरू कर दिया, और ये जो संस्थाएं थी इनके लिए जाने वाले निर्णय को जो कंट्रोल कौन करता था, तो वो मेनली वेस्टर्न इंडस्ट्रियल जो पावर थी ना, वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो इनको कंट्रोल करते थे। और इसमें एक और ख़ास चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामले होते थे, है ना, वो उनमें अमेरिका का वीटो चलता था, है ना। वीटो पावर क्या होता है? मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में 5 मेंबर है ना, 5 नहीं 50 मेंबर है, लेकिन उनमें से 5 मेंबर को वीटो पावर दिया है, तो अगर 49 मेंबर रेडी भी हो जाते हैं और एक वीटो पावर वाला कंट्री बोल देता है नहीं, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। कुल मिला के कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी मामले पर निर्णय लेना है तो जो वीटो पावर्स वाले कंट्री हैं उनकी हाँ होना जरूरी है। भले ही सारे के सारे 50 में से 45 कंट्री रेडी हैं, लेकिन वीटो पावर वाले रेडी नहीं है तो नहीं होगा। तो अमेरिका को वीटो पावर मिला हुआ था, उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज को मिला है। अब देखिए जरा,
ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जो सबसे मेन उन्होंने देखा कि यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है। अब अगर हमको एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड बनाना है, ग्लोबलाइजेशन वाली इकोनॉमी बनाना है, तो इन करेंसीज का आपस में बदलना बहुत ज़रूरी है। हर एक देश दूसरे देश की करेंसी एक्सेप्ट कर सके, या फिर कोई एक ऐसी करेंसी हो जिसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सके और सब लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो अलग अलग जो करेंसीज थी उनके लिए एक विनिमय दर होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि $1 के बदले ₹1 मिल जाए या £1 के बदले ₹1 मिल जाए, नहीं। हर एक करेंसी की एक वैल्यू निर्धारित की गई है ना, एक विनिमय दर निर्धारित की गई कि भैया कितने रुपयों के बदले कितने डॉलर मिलेंगे, कितने डॉलर के बदले कितने पाउंड मिलेंगे। वो हर एक कंट्री की इकोनॉमी के आधार बना के वहाँ की जो भी करेंसी थी उसकी एक वैल्यू डिसाइड की गई। अब यहाँ पे जो डॉलर था वो पूरी दुनिया में सबसे मेन करेंसी के रूप में स्थापित हो गया। इसी वजह से आज के टाइम पे भी डॉलर की पूरी दुनिया में वैल्यू है, और इस डॉलर की वैल्यू की वजह से ही यूएसए पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल पावर्स आज बनी हुई है। डॉलर की कीमत शुरुआत में गोल्ड की कीमत से नापी गई। तो देखिए गोल्ड का वहाँ पे ना आउंस चलता है, तो 1 आउंस सोने की जो कीमत थी उसको $35 के इक्वल माना गया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। इसके अलावा जो दूसरी अलग अलग करेंसीज थी फिर उनको डॉलर के कंपैरिजन में उनकी वैल्यू निर्धारित की गई। ध्यान दीजिए, सबसे पहले डॉलर की वैल्यू गोल्ड के कंपैरिजन में निर्धारित की गई, 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू $35, और फिर पूरी दुनिया की जो अलग दूसरी करेंसियाँ थी उनको डॉलर के कंपैरिजन में उनकी वैल्यू को निर्धारित किया गया। और आज ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के उस पर चलता है ना, डेली चेंजेस होती हैं। रोज आप देखोगे आज डॉलर इतने का है, कल इतने का है, डेली चेंज हो जाता है। अब द अर्ली पोस्ट वॉर्स, वॉर के बाद जो शुरुआती कुछ साल थे उनमें क्या क्या हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था उसने वेस्टर्न जो कंट्री थे है ना, उससे दो ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पहला तो आप देखेंगे सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज, और दूसरा अगर आप ईस्ट में देखें तो जापान है ना। तो इन दो ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। आप बोल सकते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशन से ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे हुई और एक नई युग की शुरुआत हो गई। और आप देखें तो 1950 से 1970 के बीच में जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो थी 8% से बढ़ा है ना। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमी 8% के रेट से बढ़ी 1950 से 1970 के बीच में, और लोगों की जो इनकम थी वो अराउंड 5% की दर से बढ़ी। और ज़्यादातर जो इकोनॉमिकल कंट्री थे है ना, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल कंट्री थे उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 5% से भी कम था। अब ये जो आंकड़े हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं, खासकर तब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और उसके तुरंत 20 साल के बाद। ये ग्रोथ दर्शाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, IMF, वर्ल्ड बैंक है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और काफ़ी अच्छे से तरक्की हुई। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, अब देखिए जरा क्या हो रहा है। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, एक युग था, इसी में हमने पढ़ा कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट सेकंड हुआ, और अब डीकोलोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। मतलब दुनिया जो यूरोपियन कंट्रियों ने जो अपनी कॉलोनियाँ बना के रखी थी अब वो देश धीरे धीरे आज़ाद होने लगेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अगले 2 डिकेड हुए है ना, उसमें बहुत सारी जो कॉलोनीज थी वो आज़ाद हो गई और नए इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में वो इमर्ज हुए, सामने आए। लेकिन क्या था, इन देशों का काफ़ी लंबे टाइम तक 100 साल 200 साल या 300 सालों तक आर्थिक शोषण हुआ था ना, इन पे अत्याचार हुए और यहाँ से काफ़ी पैसा लूट के ले गए। तो इस वजह से ये जो कॉलोनीज थी जो इंडिपेंडेंट हुई हैं वो बहुत ज़्यादा
ऐसी कंडीशन में थी, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो अब देखो ज़रा, शुरुआती दौर में तो क्या हुआ, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे वो इस कंडीशन में नहीं थे कि इन न्यू इंडिपेंडेंट जो नेशन बन रहे थे कि उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, उनको पूरी कर पाए, है ना। वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे नेशंस एक साथ इंडिपेंडेंट हो रहे थे और इतने सारे नेशंस की ज़रूरतें पूरी करना ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। अब इस बीच क्या हुआ, जो यूरोप और जापान है उनने काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर ली और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन से वो स्वतंत्र हो गए कि उनको उनसे किसी भी मदद की अब ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर क्या हुआ, 1950 का टाइम आते आते ये जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने फिर फाइनली ध्यान देना शुरू कर दिया किन पे, जो डेवलपिंग कंट्री थे, है ना। कुछ कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आने को तत्पर हो गए थे, है ना। और अब जब थोड़ा सा वो जिसका कम हुआ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का, तो उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया किसके ऊपर, जो डेवलपिंग कंट्री थे, जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बन रहे थे ना, जो कॉलोनीज थे पहले, उनके ऊपर ध्यान देना अब वो शुरू कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पे एक टेंशन थी कि ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन थे वो किसके कंट्रोल में थे, वो मेनली वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में थे। ऑब्वियसली जिन कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन किया उन्हीं के कंट्रोल में वो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं और उनके भरोसे इन कॉलोनीज जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री है उनकी इकोनॉमी अब है। तो यहाँ पे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको इस बात का डर था या खतरा था कि भैया ये जो इकोनॉमिकल पावर है वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो दोबारा से हमारा शोषण करने लगेंगी। तो इसलिए क्या हुआ, फाइनली एक नए तरह का सिस्टम बनाने की मांग हुई और यहाँ पे पूरी दुनिया के 77 कंट्रीज ने मिलकर एक G77 देशों का एक ग्रुप बना लिया। G77 कंट्रीज ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या था, G77। और उनकी कुछ और उन्होंने अपनी कुछ डिमांडें रखी। वो डिमांडें क्या थी, पहला तो ये कि हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे पूरी तरह से हमारा कंट्रोल रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। दूसरा, जो रॉ मटेरियल हम सेल करते हैं उसकी हमको सही कीमत मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप औने पौने दामों पे खरीद लो। और दूसरा, जो डेवलप्ड कंट्री हैं और उनके जो मार्केट्स हैं उनमें हमें भी हिस्सेदारी चाहिए और हम आसानी से अपना माल वहाँ पे बेच सकें, खरीद सकें, इसके लिए भी हमें अधिकार चाहिए। ये G77 कंट्रियों ने अपनी डिमांड वहाँ पे रखी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। अब ब्रेटन वुड्स खत्म हो जाएगा और ग्लोबलाइजेशन का एक नया युग शुरू होगा, क्योंकि अब वर्ल्ड इकोनॉमी अपना अलग शेप ले रही है, अगर आप ध्यान से इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो। अब देखिए जरा, 1960 आते आते जो अमेरिका था, USA था, वो बहुत ज़्यादा ना दखलंदाजी टाइप की करता था दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, है ना। तो इस वजह से ना देखिए, कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा उंगली करने लगता है तो फिर आप उसकी इज्जत करना छोड़ देते हो। ये हमेशा से होता है, ये ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है कि अगर कोई आपको थोड़ा बहुत कर रहा है, ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई अति से ज़्यादा उंगली करने लगेगा, परेशान करने लगेगा, तो फिर आप उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हो। ये हिस्ट्री भी हमको बताती है। तो USA क्या था, दूसरे कंट्रीज़ को ना काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा परेशान करता था, तो इस वजह से दूसरे कंट्री उसका जो दखलंदाजी है उसको पसंद नहीं करते थे। और एक और यहाँ पे क्या कीमत हुई कि अभी हमने देखा था कि डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड के कंपैरिजन में डिसाइड की गई थी कि $35 इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। और फिर उसके बाद दूसरे देशों की जो करेंसीज थी उनको डॉलर के कंपैरिजन में डिसाइड किया गया था। और ये उन्होंने क्या किया था, फिक्स कर दिया था कि भैया ये फिक्स है, अब ऐसे ही रेट रहेगा। लेकिन जो डॉलर था वो अपनी वैल्यू को बचा नहीं पा रहा था, है ना। टाइम के साथ साथ डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी। समझ रहे हो आप? देखिए, $35 इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड, लेकिन गोल्ड की कीमत बढ़ रही है और डॉलर वहीं के वहीं पड़ा है, या डॉलर की कीमत कम होती जा रही है गोल्ड के कंपैरिजन में। तो फिर ये एक असंतुलन की स्थिति है ना। तो इससे बचने के लिए ये जो फिक्स्ड सिस्टम करके रखा था उन्होंने उसको चेंज कर दिया और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट हुए। ये देखिए, ये बहुत दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट खत्म हुआ
कि भैया अब डॉलर ऐसा नहीं कि फिक्स ही रहेगा $35 का 1 आउंस गोल्ड, नहीं। अब अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई डॉलर की कीमतें तय होगी और ऐसे ही उसके अनुसार दूसरे देशों की जो करेंसी है उसकी भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसलिए आज आप देखेंगे कि रोज डॉलर का चेंज होता है ना। आज 72 रुपीज़ का डॉलर है, कल हो सकता है 73 का हो। डेली एक्सचेंज होता रहता है, आप इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। तो क्या आ गया कॉन्सेप्ट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब आते हैं 1970s की ओर। फ्रॉम द मिड 1970s द इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम ऑल्सो चेंज्ड इन इंपॉर्टेंट वेज। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखिए 1970 से क्या हुआ कि अभी तक हमने देखा कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो थे वो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दे रहे थे और उनकी जो इंटरेस्ट रेट होता था बहुत कम होता था और कई बार तो जीरो इंटरेस्ट पे भी दे देते थे, जिससे कि इनकी इकोनॉमी पटरी पे आ सके। लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का जो डोमिनेंस था वो थोड़ा सा खत्म होने लगा, तो वहाँ पे क्या किया गया, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको फोर्स किया गया। किस लिए, कि भैया आप ये जो लोन ले रहे हो ना, वो आप ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक और IMF से ना लेके वो वेस्टर्न कंट्रीज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो प्राइवेट थे, है ना, उनसे आप लोन लीजिए। किनसे लेना है, वेस्टर्न कंट्रीज के जो प्राइवेट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थे, प्राइवेट बैंक्स थे, उनसे आप लोन लो और फिर उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करो। तो इसमें क्या होता था, लोन आसानी से देते थे वो, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि बहुत सारे जो गरीब देश हैं वो उनके जाल में फंस जाते थे और फिर उनकी इकोनॉमी को वो पूरी तरह से मैनिपुलेट अपने हाथों से करने लगे थे। ये एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया था और इसमें देखिए बहुत सारे कंट्रीज फंस गए। मेनली जो कुछ गरीब कंट्री थे जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गए और लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्री हो गए, वो इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। फिर हम देखते हैं द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज आल्सो हिट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट दैन बिगन। मिड 1970 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये जो सिलसिला है पूरा 1990s तक चला। एक और चीज़ हुई कि 1917 के टाइम से जो MNCs थी, MNCs क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, दोनों ही बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी। तो देखिए ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन करती हैं, अपना बिजनेस मॉडल फैलाया हुआ होता है। तो 1970s के टाइम पे क्या हुआ, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी ना, जो जिनका ज़्यादातर जन्म हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाने कम करने के लिए, वो हर कंपनी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, तो उन्होंने सोचा यार USA में मुझे एक व्यक्ति को 50,000 रुपये सैलरी देनी पड़ती है और यही प्रोडक्शन अगर मैं एशियन कंट्रीज़ में कराऊँ तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपये देने हैं। तो जिस एक व्यक्ति को जितने में पैसे में मैं नौकरी रखता तो उतने में 10 लोगों को रख लूँगा एशियन कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई था। तो इस वजह से उन कंट्रीज़ ने अपना प्रोडक्शन एशियन कंट्रीज़ की तरफ करना शिफ्ट कर दिया, जिससे उनके मुनाफे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। फिर तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज़ के इकॉनमी पे थोड़ा सा फर्क पड़ा। उसके बाद देखिए चाइना, अपन ने देखा था कि चाइना बहुत पहले ही उसने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर लिया था, लेकिन अब उसकी समझ में आने लगा था कि यार ऐसे तो काम नहीं होने वाला, आर्थिक तरक्की नहीं होगी। तो चाइना ने भी अपना जो वॉर के बाद अपनी पॉलिसी चेंज की और उसने बोला कि नहीं भैया मैं भी अब पूरी दुनिया के साथ व्यापार करूँगा। तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी यहाँ पे खोल दी। साथ ही साथ जो सोवियत यूनियन बना था वो भी ब्रोक डाउन हो गया, कुछ कंट्री उससे अलग हो गए, है ना। तो इन सब चीज़ों का असर पूरी दुनिया पे बहुत हद तक पड़ा। अब देखिए कुछ वेजेस की बात करें, वेजेस मतलब सैलरी, तो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, फिलीपींस, मलेशिया और ऐसे कुछ और कंट्रीज़ थे जहाँ पे जो वेजेस थे वर्कर के बहुत कम थे। इसलिए क्या करती थी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो इन देशों में आती थी और अपने जो भी उनका प्रोडक्शन था वो उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। इंडिया जो है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक हब बन गया। BPO आपने सुना होगा। BPO क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंट्री कोई मटेरियल बेचती है, अब उसके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक फ़ोन नंबर दिया जाता है
उस पर आप कॉल कीजिए और आपको जो कुछ भी सर्विस चाहिए उससे संबंधित जो परेशानियां हैं वो सॉल्व की जाती हैं। इसके अलावा एक कंपनी को बहुत सारे काम हैं, अब वो सब कुछ नहीं बनाना चाहती ना। मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जरूरी थोड़ी ना कि टायर भी बनाए, जरूरी थोड़ी ना कि ग्लास शील्ड भी बनाए, तो बहुत सारी सीट्स भी बनाए, नहीं, वो इंजन पे ध्यान देती है, बॉडी पे ध्यान देती है, बाकी चीज़ें वो दूसरी कंपनी उससे बनवाती है। तो जब कोई कंपनी अपना काम किसी दूसरी कंपनी को देते हैं तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, है ना। और ये बीपीओज क्या है, वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना। दूसरी कंपनी का काम, एक कंपनी ने अपना काम का बोझ कम करने के लिए अपना कुछ काम दूसरी कंपनी को दे दिया। जैसे एयरटेल आइडिया देखिए, कॉल सेंटर्स होते हैं, अपन फोन लगाते हैं, तो एयरटेल वाले खुद थोड़ी ना ये कॉल सेंटर्स चलाते हैं, उन्होंने कंपनी को दे दिया ठेका, भैया इतने इतने पैसे लो, हमारे सारे कॉल्स को आप हैंडल करो, और डायरेक्ट फिर उन पे हुक्म चलाते हैं। तो इंडिया जो है ना, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, इसके आगे कोई भी नहीं है। दुनिया के हर एक कंट्रीज के बीपीओ हमारे इधर देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ हम यहाँ से मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, इससे हमारे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल रही हैं और हमको काफ़ी पैसा भी मिलता है। एमएनसीज आप समझ गए, एमएनसीज क्या है। एक्सचेंज रेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी कितनी मिलेगी उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज रेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो चुका है, और आई होप आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा, और कुछ डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे 7 मार्क्स का हमारा इसका वेटेज है, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।